हेलो बच्चों, सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर सेकंड लॉन्च किया है फॉर क्लास 10 2023-24 फॉर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड के लिए। ओके, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, इसमें हमें कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरो इज जीरो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा हमें बच्चा जीरो दिया हुआ है। ओके, तो उसमें कहा है कि वन ऑफ द जीरो इज फोर। तो वन ऑफ द जीरो जो हमने अल्फा ज्यूम किया है उसकी वैल्यू हमें पता है 4 है, और अदर्स जीरो हमें नहीं दिया। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। वो फॉर्मूला होता है बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें रिक्वायरमेंट किसकी है बच्चा? इस फॉर्मूला में सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। सम ऑफ जीरोस हमारे पास है जीरो, वो हम यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे होगा? जब हम अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अल्फा की वैल्यू तो हमारे पास है बट बीटा की नहीं है। तो बीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो को लेकर, यानी कि सम ऑफ जीरो को यूज करें। देखो बच्चा, अल्फा की जगह 4 आ जाएगा, बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो बीटा को बीटा रहने दो, इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू ये प्लस 4 एलएचएस से आरएचएस में जाने पे माइनस 4 हो जाए। तो बीटा हमारा कितना आ गया बच्चा? माइनस 4। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करके। तो अल्फा तो 4 है और बीटा हमने अभी फाइंड किया -4। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -4 -16। अब ये वैल्यूज बच्चा सम ऑफ जीरो की और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की इस फॉर्मूला में डाल दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर ये एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो की जगह जीरो आ गया, जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो -16। ओके बच्चा, अब देखो बच्चा एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, जीरो इंटू एक्स जीरो ही होता है, तो जीरो इंटू एक्स जीरो होता है, तो हम इसको एक्स को हटा देंगे तो और ये प्लस माइनस -16 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -16 रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, और ये ऑप्शन ए से मैच करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है बच्चा, इसमें लिखा है इन अ फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन टाइम टेकन बाय टू कार ए एंड कार बी टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ ट्रैक इज 30 मिनट एंड 3 मिनट। दो कार्स है बच्चा, एक कार ए है और एक कार बी है। कार ए को एक राउंड लगाने में बच्चा 30 मिनट लगती है और कार बी को 3 मिनट लग रहे हैं एक राउंड लेने में। ठीक है, तो एक राउंड लेने हो सकता है कि रेसिंग 3 राउंड या 4 राउंड कितने भी राउंड की हो, लेकिन उनको ना बच्चा एक साथ वो स्टार्टिंग पॉइंट में कब मीट करते हैं। इधर देखो क्या लिखा है, द कार मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट। 90 मिनट के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं। मान लो कार ए ऐसे मूव कर रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई कार है, ऐसे मूव कर रही है, यहाँ पर मान लो उसको 30 मिनट लग गए एक राउंड कंप्लीट करने में। इधर लिखा भी है देखो बच्चा, 30 मिनट टू कंप्लीट वन राउंड। अब वो कुछ आगे जाएगी। ठीक है, कार ए की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कार ए पे आगे जाएगी, कुछ यहाँ तक पहुंच जाएगी स्पोर्ट्स। जब तक कार बी जो है 3 मिनट ले रही है, वो एक राउंड 3 मिनट में कवर करती है। अब वो कहते हैं कि कितने टाइम के बाद दोनों कार स्टार्टिंग पॉइंट में एक साथ आएंगी। ठीक है, जो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना बच्चा, स्टार्टिंग पॉइंट में या एक पर्टिकुलर पॉइंट में दो कार्स एक साथ कब मीट करेंगी, या क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि टू बॉयज रनिंग अराउंड द पार्क एट व्हाट टाइम दे विल मीट अगेन, या बेल वाला क्वेश्चन भी हो सकता है कि तीन बेल्स हैं, इतने इतने टाइम पर रिंग करती हैं और दोबारा वो एक साथ कब रिंग करेंगी। तो ऐसे केसेस में हम जनरली एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जो भी टाइम दिया रहता है उसका एलसीएम निकालते हैं। जो एलसीएम होता है ना, उतने टाइम बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोबारा मिलती है। इस बात को ध्यान रखो। इसका डिटेल वीडियो ऐसा क्यों होता है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने एक डिटेल वीडियो में अलग से एक्सप्लेन की हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। तो अभी के लिए आप ये मान के चलो कि वो दोबारा कब मीट करेंगी, वो मीट करेंगी एलसीएम ऑफ 30 मिनट और 3 मिनट के बाद। और हमें दिया भी हुआ है कि वो आफ्टर 90 मिनट के बाद मीट करेंगी, यानी कि जो 90 मिनट्स है ना, वो 30 मिनट और 3 मिनट का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 30 एंड 3 हमें कितना दिया बचा? 90। ये माइंड में रखो। ओके, और एचसीएफ ऑफ 30 एंड बी, एचसीएफ ऑफ 30 एंड पी हमें दिया है 50। ओके, और हमें कहा है कि वैल्यू ऑफ पी निकालो। अब बच्चा एक फॉर्मूला है जो एचसीएफ और एलसीएम और दोनों नंबर का रिलेशन शो करता है। और फॉर्मूला है बच्चा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। अब देखो बच्चा, एचसीएफ इधर हमारा 15 है और एलसीएम हमने 90 दिया है। वन ऑफ द नंबर 30 और पी दो नंबर है, उसमें से एक नंबर 30 है और एक नंबर हमने पी हमें दिया हुआ है। अब पी की वैल्यू क्या होगी बच्चा? 15 मल्टीप्लाई 90 अपॉन में 30, 30 इधर मल्टीप्लाई में था, तो ये आरएचएस से एलएचएस में जाके डिवाइड में आ गया, तो ये 0 से 0 कटा और यहाँ पर दिया, तो 15 3 था 45, तो पी हमारा 45 आ गया। तो वैल्यू ऑफ पी इज 45 मिनट। तो ऑप्शन ए 45 मिनट इज आवर आंसर। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें हमें कहा है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर। तो हमें दो इक्वेशन दी है इस क्वेश्चन में बच्चा, एक है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जिसे हमने इक्वेशन 1 लिख दिया, और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और हमें ये बताना है जो ये इक्वेशन है इनकी जो लाइन बनेगी, ग्राफ पे जो लाइन बनेगी वो इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट होगी, या इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट होगी, या कोइंसिडेंट लाइन होगी, या फिर पैरेलल लाइन होगी। बच्चा ये ऑप्शन बी तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? कभी भी बच्चा ग्राफ में 2 पॉइंट पे जो 2 लाइंस है कभी भी 2 पॉइंट पे कट नहीं करती, तो इसलिए ऑप्शन बी हम स्ट्राइक आउट पहले ही कर देते हैं। अब बाकी बची 3 ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन होगी उसके लिए बच्चा आपको पहले ये समझना होगा। एक चार्ट है यहाँ मैंने दिया हुआ है जिसमें हमें इक्वेशन की जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन 1 होगी बच्चा, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गई। देखो अगर बच्चा नेचर ऑफ सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन या ओनली वन सोल्यूशन। और जो इनका ग्राफ होता है ना बच्चा वो होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, और जो 2 लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट एट ओनली 1 पॉइंट इंटरसेक्ट करती है, और उनकी जो एल्जेब्रिक कंडीशन होती है ना बच्चा वो होनी चाहिए a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन होती है इसमें। a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होते हैं बच्चा, a1 a2 x के कोफिशिएंट होते हैं दोनों इक्वेशन में, और b1 b2 y के कोफिशिएंट होते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में रिस्पेक्टिवली, और c1 और c2 दोनों इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म होती है, ये माइंड में रखना है। और सेकंड केस होता है कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट, और नंबर ऑफ सोल्यूशन उसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, और जो उनकी जो लाइन होती है ना बच्चा इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में कोइंसिडेंट लाइन होती है, कोइंसाइडिंग मतलब दोनों इक्वेशन की जो लाइन होगी ना, लाइन 1 और लाइन 2 दोनों की सेम लाइन बनेगी, एक दूसरे के ऊपर बनेगी, तो उसे हम कोइंसाइडिंग लाइन कहते हैं। और उसकी जो अल्जेब्रिक कंडीशन होती है बच्चा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती है। और थर्ड कंडीशन और लास्ट कंडीशन बच्चा इनकंसिस्टेंट नेचर ऑफ सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन नो सोल्यूशन यानी कि कोई सोल्यूशन ही नहीं होंगे, और जो इनका ग्राफ बनेगा बच्चा दोनों लाइनों का दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा वो पैरेलल लाइंस होंगी, यानी कि लाइन L1 पैरेलल टू लाइन L2 होगा। पैरेलल लाइंस होगी यानी कि वो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, तो इसलिए नो सोल्यूशन है। और इसकी अलजेब्रिक कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये इसकी अलजेब्रिक कंडीशन है। तो बच्चा अभी इस क्वेश्चन में तो हमें ग्राफिकली पूछा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसाइडिंग लाइन है, या पैरेलल लाइंस है, या इंटरसेक्टिंग एट 2 लाइंस भी बोला है, लेकिन 2 लाइंस तो पे कभी ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करता, ये तो ऑप्शन बी तो हमारी सीधी रिलेक्ट हो गई। लेकिन कई क्वेश्चन में बच्चा ये वाले नंबर ऑफ सोल्यूशन वाली ऑप्शन भी आ सकती है, या नेचर ऑफ सोल्यूशन वाली ऑप्शन भी आ सकती है। तो अब हमें बस चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग है, कोइंसाइडिंग लाइन है, या पैरेलल लाइन है। उसके लिए हम देखेंगे कौन सी अलजेब्रिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यानी कि हमें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 पहले निकालना होगा। तो हम निकालते हैं बच्चा, देखो पहले हम निकाल लेते हैं a1 अपॉन a2। a1 बच्चा क्या है, देखो इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 6 और a2 हमारा 2 है। a1 अपॉन a2 निकल गया, और इसकी लोएस्ट टर्म कर लो तो बच्चा 3 अपॉन 1 यानी कि 3 आ जाएगा। और अब b1 अपॉन b2 फाइंड करते हैं, b1 माइनस 3 है, देखो बच्चा है कि नहीं, यस सर माइनस 3 है। और b2 y का कोफिशिएंट इक्वेशन 2 में, अब y के आगे कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो ये -1 हो जाएगा बच्चा, तो ये और ये भी कट हो गया। और c1 अपॉन c2 कांस्टेंट टर्म्स यानी कि 10 अपॉन 9, कांस्टेंट टर्म 10 और 9 है। देखो बच्चा इस तरह से कर दिया। और बच्चा एक बात का और ध्यान रखना है, जब हम ये a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 लेंगे ना, जो इक्वेशन है अपनी जनरल फॉर्म में होना जरूरी है दोनों को, यानी कि c1 अपॉन c2 आपका या तो दोनों LHS में हो जैसे कि इधर है ऑलरेडी c1 c2, या दोनों RHS में होने चाहिए, दोनों एक तरफ होने चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अब ये कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है बच्चा, देखो a1 अपॉन a2 इक्वल आ रहा है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल आ रहा है c1 अपॉन c2 के, है कि नहीं। देखो a1 अपॉन a2 3 और b1 अपॉन b2 भी 3 अपॉन 1 हम 3 कहेंगे, तो इक्वल है ये दोनों, लेकिन c1 अपॉन c2 इन दोनों से अलग है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, और ये किससे मैच कर रही है, ये थर्ड वाली कंडीशन से, यानी कि पैरेलल लाइंस। सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी पैरेलल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में हमें कहा है इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और कहा है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स हैं। बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि गिवन इक्वेशन ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। अब हमें इस केस में सबसे पहले d निकालना होगा। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें b जो होता है x का कोफिशिएंट, a x स्क्वायर का, और c कांस्टेंट टर्म होती है। और अगर बच्चा नो रियल रूट दिया होगा तो d लेस देन 0 लेते हैं हम, और रियल एंड इक्वल रूट्स के केस में हम d इक्वल टू 0 लेते हैं, और रियल और डिस्टिंक्ट रूट के केस में हम d ग्रेटर देन 0 लेते हैं। लेकिन बच्चा इस क्वेश्चन में हमें ओनली रियल रूट्स का है, इक्वल और डिस्टिंक्ट के बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं दी, कुछ नहीं बताया। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन को कंबाइन कर लेंगे।
क्योंकि अब रियल बोला है तो रियल और इक्वल भी हो सकते हैं, और रियल बोला है तो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट में दो अलग अलग रूट भी हो सकते हैं। तो इनको कैसे कंबाइन करेंगे, एक तो हम डी ग्रेटर देन जीरो ले लेंगे क्योंकि डिस्टिंक्ट रूट बोला है, और साथ में इक्वल भी कर देंगे, तो हमारा साइन क्या बन जाएगा, ये डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो हम क्या लेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम डी निकालते हैं बच्चा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के फॉर्मूले से। अब देखो बच्चा बी मैंने बताया एक्स का कोफिशिएंट विच इज -8, तो इधर हो जाएगा -8 होल स्क्वायर। अब माइनस फोर ए सी, ए जो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और सी यानी कि कांस्टेंट टर्म विच इज के, इधर के है तो हम के ले लेंगे, इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब नेक्स्ट बच्चा, अब -8 का स्क्वायर करेंगे, -8 इंटू -8, 8 मल्टीप्लाई 8 64, और माइनस माइनस प्लस 64, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा -4k, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू के 4k, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। अब ध्यान दो बच्चा, अब इधर ये -4k है LHS में, तो RHS में जाके ये +4k हो जाएगा। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k हो जाएगा, 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4k। तो देखो बच्चा ध्यान रखना, नेगेटिव वाले साइन को उधर शिफ्ट करना हमारे लिए बेटर रहेगा। और लेकिन अगर मान लो 64 को उधर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं, तो बच्चा क्या होता कि यहाँ पर -64 आता, और -64 आता है तो इसके साइन सेम करने के लिए हमें माइनस माइनस से डिवाइड करना होता है। तो जब हम माइनस का साइन से डिवाइड करेंगे ना, तो इसका साइन हमें फ्लिप करना पड़ेगा। ये इसका रूल, ये रूल होता है बच्चा, ये आपको क्लास 11th में इन इक्वेशन में समझाया जाएगा। अभी के लिए आपको ये याद रखना होगा, इसको फ्लिप करना होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा, 4k लेस देन 64। ठीक है, तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे आप ऐसे कर लो, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो बेटर है कि आप नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बनाओ। ठीक है, तो हम ये वाला नहीं करेंगे, जो हम नेगेटिव वाले को ही पॉजिटिव बना के करेंगे। ओके बच्चा, तो अब ध्यान से समझो, अब k की वैल्यू क्या होगी, अब 4 को आप 64 के नीचे ले लो, तो k इज लेस देन इक्वल टू 64 अपॉन 4 हो जाएगा, ये कह लो 64 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू k है। ओके बच्चा, अब देखो 64 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। ठीक है, अब देखो इधर क्या है, k जो है, अगर k के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो k जो है ना लेस देन 16 है, इक्वल टू 16 है या लेस देन 16 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k लेस देन इक्वल टू 16। यस लिख सकते हैं, क्योंकि k इससे भी यही इन्फ्रेंस निकल रहा है कि k लेस देन इक्वल टू 16 है, और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो भी हमें यही पता चलता है कि k लेस देन इक्वल टू 16 है, तो हम इसको इस वे में लिख देंगे। ये जो ऑप्शन दिए ना, हमें इसी वे में दी हुई है, k लेस देन इक्वल टू 16, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, k लेस देन इक्वल टू 16। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें कहा है द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू k टाइम्स द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर यानी कि SN ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या बचा, k टाइम्स, k टाइम्स का मतलब k मल्टीप्लाई सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर। तो ये इक्वेशन बनेगी, तो इसमें हमें SN का फॉर्मूला लगाना होगा, यानी कि ये क्वेश्चन किस में से बचा, AP में से, और SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d और ब्रैकेट क्लोज। ओके बच्चा, तो इसके लिए पहले हमें AP बनानी होगी। एक AP बनेगी बच्चा फर्स्ट एंड ऑड नंबर की, वो होगी 1 3 5 7, ऑड नंबर यही होते हैं बच्चा, 1 से स्टार्ट होते हैं, 3 5 7 अप टू n ऑड, फर्स्ट एंड ऑड नंबर। और इसमें A हमारा क्या रहेगा बच्चा, 1 रहेगा, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, और D बच्चा दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस, जैसे कि A2 माइनस A1 करेंगे या A3 माइनस A2 कर लो, तो इधर मैंने A2 माइनस A1 किया, तो 3 माइनस 1 2, कभी भी A1 माइनस A2 मत करना, वो गलत हो जाएगा। तो अब आगे देखो बच्चा, सेकंड AP बनेगी इवन नंबर की, इवन नंबर में 2 4 6 8 एंड अप टू n इवन नंबर ले लेंगे, तो इसमें फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, 2 होगी, और D अगेन A2 माइनस A1 कर लेते हैं, 4 माइनस 2 विच इज 2। ओके, D2 हो गया। तो अब ये फॉर्मूला यूज करते हुए यहाँ पर पहले हम n/2, n हमें नहीं गिवन तो हम n को n ही रहने देंगे, अपॉन 2। ओके, और 2a, ओड नंबर के केस में फर्स्ट टर्म a क्या है बच्चा, 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस n माइनस 1d, n हमें नहीं दिया तो इसको n को n ही लिखेंगे, माइनस 1d, d क्या है बच्चा, ओड नंबर के केस में 2, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू k। अब k आएगा मल्टीप्लाई बाय अगेन n/2, क्योंकि फॉर्मूला सम ऑफ n इवन नंबर में भी हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो 2 इंटू a, a कितना बचा, इवन नंबर के केस में फर्स्ट टर्म 2 ही है, प्लस n हमें नहीं दिया तो n माइनस 1, और d क्या है, इवन नंबर के केस में 2 है। ओके, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो बच्चा, ये n/2 हम कट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 हो गया, और जो ये बच्चा ये वाला 2 है ना, इसको इसके अंदर वाली ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 2n माइनस 2। ओके बच्चा, इज इक्वल टू k इंटू इधर क्या होगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, और ये ब्रैकेट में रखना क्योंकि इधर k है, बाहर है ब्रैकेट के, तो 4, और जो ये 2 जो है n से भी मल्टीप्लाई होगा और 1 से भी, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 2। ऑन सॉल्विंग देखो बच्चा, इधर हमारे पास हो जाएगा प्लस 2 माइनस 2 कट हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 2n इज इक्वल टू, और RHS में बच्चा हमारे पास आएगा k इंटू ये 2n लिख दो पहले, और 4 माइनस 2 क्या होता है बच्चा, 4 माइनस 2 2 हो गया, और प्लस 2 इधर आ जाएगा,
ओके बच्चा, अब k की वैल्यू निकालनी है ना हमने, तो k की वैल्यू जो हमारी होगी बच्चा, ध्यान देना, k इज इक्वल टू, जो इधर हमारे पास 2n है, देखो है कि नहीं, यस सर 2n है LHS में, तो ये जो k के साथ नंबर है इधर, ये k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 2n के साथ जाएगा तो ये डिवाइजर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2। अब यहां तक हमारा आ गया आंसर। अब k की वैल्यू क्या होगी बच्चा, ध्यान देना, 2n, और डिनोमिनेटर में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2n प्लस 1 ब्रैकेट में रह जाएगा। अब देखो बच्चा, ये 2 और 2 कट गया, तो फाइनली k हमारा क्या आया, n, k इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। तो ऑप्शन डी, n अपॉन n प्लस 1 इज अवर आंसर। इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। हमारे पास 2 एपी है, मैंने इधर लिखा फर्स्ट एपी सेकंड एपी, दोनों का कॉमन डिफरेंस हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, वो हम मान लेते हैं कि दोनों का सेम है, तो दोनों के कॉमन डिफरेंस को हम डी ले लेते हैं। अब आगे रीड करते हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। अब फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म हम ए से डोनेट करते हैं और उसे -1 दी हुई है हमें, एंड दैट ऑफ अदर एपी यानी कि सेकंड एपी की हम बी कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट टर्म, और वो हमें कितनी दिया बच्चा, -8। हमें क्या फाइंड करना है, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, और हमें फाइंड करना है A4 माइनस B4। फोर्थ टर्म ऑफ फर्स्ट एपी A4 होगी, फोर्थ टर्म ऑफ सेकंड एपी B4 होगी, तो इसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। तो अब इसके वैल्यू डालिए इस फॉर्मूला में, तो पहले फर्स्ट एपी A4 के लिए हम कर रहे हैं, A4 में a क्या रहेगा, -1 प्लस n माइनस 1 में n, क्योंकि A4 निकाल रहे तो n 4 रहेगा, 4 माइनस 1, और d ही रहेगा, क्योंकि d की वैल्यू तो हमें दी नहीं, तो d को हम एज d ही रखेंगे। और ऐसे ही B4, अब B4 क्या होगा बच्चा, B4 के लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा, इधर a क्या हो जाएगा, a की जगह b आ जाएगा, bn, an की जगह bn रीड करेंगे, और इधर a की जगह b लेंगे, और b कितना है, -8 प्लस n माइनस 1, n तो 4 ही है क्योंकि हम B4 टर्म निकाल रहे हैं, 4 माइनस 1, और d हमें सेम रखना है, d हमने दोनों का सेम लिया है d। अब इसको सॉल्व करें तो बच्चा यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 3d, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर ही अभी हम सॉल्व करेंगे, -8, 4 माइनस 1 3d। नाउ ओपनिंग द ब्रैकेट, -1 प्लस 3d, और ये माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, और फिर माइनस प्लस माइनस 3d। ओके, अब प्लस 3d माइनस 3d कट हो गया, अब -1 प्लस 8 कितना आया आंसर बचा, 7। तो 7 हमारा आंसर हुआ, सो ऑप्शन सी 7 इज अवर आंसर। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें कहा है, इफ इन टू ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, एंगल D इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल R इक्वल टू एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं बच्चा, उसमें हमें साइड्स की रेशियो दिए रखे हैं, और हमने बताना है इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन ट्रू नहीं है, यानी कि वो फॉल्स है। तो ध्यान से करते हैं, तो इसमें 2 ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं DEF। ओके, अब सेकंड ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए ध्यान से देखो बच्चा, इधर हमें दिया है एंगल D इक्वल टू Q, एंगल D Q के इक्वल है, तो D के कोरस्पॉन्डिंग Q आना चाहिए, तो एंगल D इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। और बच्चा आगे पढ़ो, एंगल R इक्वल टू एंगल E है, तो E देखो बच्चा इधर है, तो R हम इधर मार्क कर लेते हैं, तो एंगल R इक्वल टू एंगल E हो गया। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे बाय AA सिमिलरिटी रूल, ठीक है। और अगर मान लो 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं, तो जो थर्ड पेयर होता है ना कोरस्पॉन्डिंग एंगल का, वो भी इक्वल होता है, ठीक है। तो ये एंगल F किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी जो थर्ड वर्टेक्स, थर्ड एंगल रह गया था एंगल P, उसके इक्वल हो जाएगा। ओके, तो एंगल F इक्वल टू एंगल P भी हो जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बच्चा, अब नेमिंग हम कैसे लिखेंगे, देखो, ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। तो अब हमें साइड्स का रेशियो लेना है। अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहता है बच्चा, सेम रहता है। ये जो हमने बच्चा ट्रायंगल ड्रॉ करे हैं अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डेंस ड्रॉ करे हैं, तो हम इसमें रेशियो लेंगे तो अकॉर्डिंग टू कोरस्पॉन्डेंस ही होंगे। तो देखो बच्चा, DE के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, QR, DE अपॉन QR इज इक्वल टू नेक्स्ट EF अपॉन RP। RP या PR एक ही बात होगी बच्चा, EF अपॉन RP। अब नेक्स्ट DF, देखो DF के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा आ रहा है, QP इज इक्वल टू DF अपॉन
QP, और इसका रीजन रहेगा साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम रेशियो। अब बच्चा हम वन बाय वन ईच ऑप्शन को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है बच्चा, EF अपॉन PR। तो EF अपॉन PR देखो यहाँ पर है, यहाँ पर PR की जगह RP लिखा है तो चलेगा बच्चा, क्योंकि RP ये वाली लाइन सेगमेंट है और PR भी बच्चा देखो पॉइंटर पे ध्यान दो सेम लाइन सेगमेंट है, तो RP लिखो या PR लिखो एक ही बात है। तो EF अपॉन RP और PR किसके इक्वल है, DF अपॉन PQ। तो चेक करो क्या ये सही है, DF अपॉन PQ के इक्वल है, DF अपॉन QP। QP और PQ अगेन सेम लाइन सेगमेंट होंगी। ओके, तो ये आ रहा है हमारा EF अपॉन PR इज इक्वल टू DF अपॉन QP। सो ऑप्शन ए हमारी ट्रू है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं बच्चा, EF अपॉन RP। देखो EF अपॉन RP ये वाली हो गई, EF अपॉन RP क्या DE अपॉन PQ के इक्वल है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी हमें जो दिया हुआ है, क्या इसके अकॉर्डिंगली DE अपॉन PQ कॉरस्पॉन्डिंग है। देखो बच्चा DE किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रहा है, QR के, PQ के कॉरस्पॉन्डिंग तो नहीं है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारी ट्रू नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे नॉट ट्रू। ऑप्शन सी भी एक बार चेक कर लेते हैं और डी भी कर लेते हैं। तो बच्चा देखो ऑप्शन सी में DE अपॉन QR, DE अपॉन QR देखो आ रहा है इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। ये एक्चुअली Q है बच्चा, ठीक है, DF अपॉन PQ। इधर DF अपॉन QP दिया है, QP एंड PQ अगेन सेम लाइन सेगमेंट होगी, तो ये भी ट्रू है। ओके, अब ऑप्शन डी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन डी में EF अपॉन RP इक्वल टू क्या दिया है, DE अपॉन QR। देखो बच्चा EF अपॉन RP इक्वल टू DE अपॉन QR भी है, तो ये भी ट्रू है। तो नॉट ट्रू कौन सी, ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें कहा है इन गिवन फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS एक पैरेललोग्राम है। देखो बच्चा ये PQRS पैरेललोग्राम है। इफ 80 देखो बच्चा कौन सी साइड है, ये वाली 80 इक्वल टू AQ है। 80 और AQ इक्वल है और दोनों किसके इक्वल है बच्चा, 6 सेंटीमीटर ईच है। 80 इक्वल टू AQ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और AS हमें 3 सेंटीमीटर मेंशन किया हुआ है। देखो बच्चा AS लाइन सेगमेंट ये वाली हो गई 3 सेंटीमीटर है और TS ये वाली लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमें गिवन है और हमसे पूछा गया है देन हमें डिफरेंट ऑप्शन दिए हैं ABCD जिनमें X और Y की वैल्यू है। तो एक तरह से हमें X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है और जो डिफरेंट X और Y की वैल्यू दी है ऑल 4 ऑप्शन में से वो उनमें से एक वैल्यू हमारी करेक्ट होगी X और Y की, वो वैल्यू हमें आइडेंटिफाई करनी है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो बच्चा जो X है ये AP वाला पार्ट है, ये पार्ट है, और Y कौन सा पार्ट है, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है बच्चे, APQ ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ही पार्ट है ना, यस सर। तो एक तो ये वाला ट्रायंगल अपने माइंड में रखेंगे और जो हमें साइड्स गिवन है लाइक 86 सेंटीमीटर, PS4 और AS3, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, ये वाले ट्रायंगल का। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दें तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, यस सर हो जाएगा। तो यही हम करेंगे और जब साइड का रेशियो सेम हो जाएगा तो साइड में X और Y भी है तो उससे X और Y की वैल्यू आ जाएगी। तो अब सिमिलर कैसे करें ये ध्यान से समझो। अब सबसे पहले बच्चा देखो PQRS एक पैरेललोग्राम है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो इसमें जो अपोजिट साइड PQ और RS एक दूसरे के पैरेलल होंगी क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा पैरेलल होती है। तो PQ पैरेलल टू RS हो जाएगी। तो अगर PQ पैरेलल टू RS है बच्चा तो PQ पैरेलल टू TR भी होगा, जो क्योंकि RS का एक्सटेंडेड पार्ट जो है TR है। तो अगर बच्चा ये RS पैरेलल है तो उसका एक्सटेंडेड पार्ट भी पैरेलल होगा PQ के, तो PQ पैरेलल टू TR भी हो जाएगा। अब बच्चा ध्यान दो जो ये QT है ये ट्रांसवर्सल है PQ और TR के लिए। ओके, ध्यान दो ये PQ और TR के लिए QT क्या है, ट्रांसवर्सल है, जो कि PQ को एट Q कट कर रही है और TR को T पे कट कर रही है। तो ये वाला एंगल बच्चा जो है ये वाला एंगल T एंड एंगल Q, तो ये वाले जो दो एंगल होंगे एंगल T और Q इक्वल होंगे, क्यों होंगे, क्यों की बच्चा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे पहचानते हैं हम, वो बच्चा या तो Z शेप में होते हैं लाइक दिस, कैसा भी Z हो, ऐसा Z हो, या फिर वो N शेप में होते हैं, किसी भी तरह का N हो, फ्लिप करके हो या इस तरह से हो, कैसे भी हो, ठीक है, तो N या Z बनाते हो। तो देखो बच्चा ये क्या बना रहे हैं, N बना रहे हैं, इस टाइप का N। तो ये कौन से एंगल हो गए, ऑल्टरनेट एंगल। तो एंगल T इक्वल टू Q ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट बच्चा ध्यान दो ये जो एंगल है एंगल TAS, एंगल TAS ये वाला किसके इक्वल हो सकता है, QAP के, QAP के इक्वल टू एंगल QAP। और क्यों होगा बच्चा, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं, जैसे ये और ये, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चा, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। रीजन आप लिख लेना अगर 2 या 3 मार्क में आएगा तो
अगर किसी दो ट्रायंगल के बच्चा टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। तो अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल TAS सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा, नेमिंग ध्यान से करना। देखो टी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू आना चाहिए, क्योंकि जब हम साइड का रेशियो लेंगे वो सही से हमें लेना होगा, तभी हमारी एक्स और वाई की वैल्यू करेक्ट आएगी। तो बच्चा टी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है, टी के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्यू लेंगे, क्योंकि एंगल टी और क्यू इक्वल थे। तो ट्रायंगल क्यू और एंगल ए वर्टिक ए पे दो एंगल बन रहे थे, एक तो TAS इस ट्रायंगल में और QAP ये वाले ट्रायंगल में। तो ए जो वर्टेक्स है दोनों ट्रायंगल की कॉमन वर्टेक्स है, तो ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए ही आएगा। और अब जो बचा ये वाला ट्रायंगल है QAP की कौन सी वर्टेक्स बच गई, P वाली, और P जो है S के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगी। तो यानी कि ट्रायंगल TAS सिमिलर टू ट्रायंगल QAP हो गया बाय एक सिमिलरिटी। अब बच्चा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो अब इनके साइड का रेशियो सेम रहेगा। तो देखो बच्चा कौन कौन सी साइड है, लाइक TA अपॉन QA। क्रॉसपॉन्डेंस का ध्यान रखना, ये नेमिंग जो हमने करी है बच्चा भी ये क्रॉसपॉन्डेंस के अकॉर्डिंग ही करी है, तो हम इसी से ही नेमिंग लेंगे TA अपॉन QA। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट और सेकंड नंबर वाले वर्टेक्स लिए हमने दोनों की, TA अपॉन QA किसके इक्वल होगा बच्चा, नेक्स्ट AS अपॉन AP के, AS अपॉन AP इक्वल टू देखो बच्चा TS वाली साइड अपॉन QP, TS अपॉन QP। तो ये हम साइड के रेशियो इक्वल ले लेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं। अब देखो बच्चा, अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। देखो TA कितना है 6, TA के जगह 6 लिख दो। QA कितना है बच्चा, देखो 6, QA भी 6 है तो इसकी जगह भी 6 लिख दो। AS कहाँ है, ये रहा 3 सेंटीमीटर है, तो AS की जगह हमने 3 लिख दिया। AP X है, तो AP की जगह X। अब TS कितना है बच्चा 4 सेंटीमीटर अपॉन QP कितना है Y। तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई। अब हम एक्स और वाई की वैल्यू लेनी है, तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे। 6/6 इज इक्वल टू 3/x ले लेंगे पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो बच्चा देखो क्या बनेगा, 6 इंटू एक्स 6x और 3 इंटू 6 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3 इंटू 6। और x की वैल्यू क्या होगी बच्चा 3 इंटू 6, क्योंकि इधर 6 इंटू एक्स था तो 6 मल्टीप्लाई से डिवाइजर में चला जाएगा तो यहाँ 6 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। ओके बच्चा, तो x की 3 होगी। अब हमें y की निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम किसको इक्वेट कर सकते हैं, 4/y को 6/6 के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, यानी कि 6/6 इज इक्वल टू 4/y। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो बच्चा, तो 6y इज इक्वल टू 6 इंटू 4। ओके बच्चा, और y की वैल्यू क्या होगी 6 मल्टीप्लाई 4/6, ये 6 और 6 कट जाएगा तो y हमारा 4 आ जाएगा, तो x हमारा 3 हो गया एंड y 4। और ये कौन सी ऑप्शन से मैच करता है, x3 y4, ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें कहा है इन गिवन फिगर AT इज अ टेंजेंट। देखो बच्चा AT एक टेंजेंट है एट पॉइंट A, जो सर्कल को पॉइंट A पे टच कर रहा है, टू द सर्कल विद सेंटर O, और उस सर्कल का सेंटर क्या है O है, और सच दैट OT इज 4 सेंटीमीटर। जो OT लाइन सेगमेंट है जो सेंटर को T पॉइंट से ज्वाइन कर रही है वो 4 सेंटीमीटर दी है हमें। एंड एंगल OTA ये वाला एंगल है, देखो बच्चा ये 30 डिग्री दी है। हमें लेंथ फाइंड करनी है AT की, यानी टेंजेंट AT की लेंथ फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, OA को ज्वाइन कर लेंगे, ज्वाइन O to A, रेडियस को ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो अब ध्यान दो बच्चा, OA इज परपेंडिकुलर टू AT हम लिख सकते हैं, एक थ्योरी हमने करी है ना, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो हम प्रॉपर्टी यहाँ लिख देंगे। सो OA परपेंडिकुलर टू AT हो गया, यानी कि जो ये ट्रायंगल OAT है ये राइट ट्रायंगल हो जाएगा, OAT जो ट्रायंगल होगा राइट ट्रायंगल होगा। तो इसमें बच्चा हमें इस राइट ट्रायंगल की OT साइड 4 सेंटीमीटर दी है और हमें AT फाइंड करनी है, लेकिन हमें OA नहीं दी। अगर OA दी होती तो हम पाइथागोरस लगा के AT फाइंड कर लेते, लेकिन अब कैसे करेंगे इसको, अब हमें यहाँ पर एक एंगल दे दिया गया 30 डिग्री, तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। जब भी वन ऑफ द साइड और कोई एंगल दिया हो, कोई भी एक्यूट एंगल दिया हो, तो और हमें कोई अदर साइड फाइंड करनी हो तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे राइट एंगल के केस में। ओके, तो बच्चा आप कैसे करेंगे ध्यान से समझना। इसमें देखो बच्चा जो ये OT है, OT जो है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, और हमें ये OT की लेंथ दी है तो 4 सेंटीमीटर है, और हमें फाइंड क्या करना है बच्चा AT क्या है, AT जो है ना 30 डिग्री के साथ वाली साइड है। सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, लेकिन साथ वाली साइड को हम बेस मानते हैं। तो जो बच्चा ये ट्रिग्नोमेट्री जब लगाएंगे तो ये 30 डिग्री के साथ वाली साइड बेस होगी। तो हमें ऐसा रेशियो लेना है ट्रिग्नोमेट्री का जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता हो। तो उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है PBP HHB से, इसको याद रखने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद अरर बोले
यहाँ होता है साइन, कॉस और टेन। बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से रेशियो में आ रहा है? कॉस वाले में। तो हम कॉस 30 डिग्री करेंगे, हम लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ ए टी कॉस 30 इज इक्वल टू बेस 80 है, 80 अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ टी। अब cos 30 हमारा √3/2 रहेगा अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से चेक करें, और 80 हमें फाइंड करना है तो 80 को हम 80 लिखेंगे, और हाइपोटेन्यूज OT हमें 4 गिवन है। ओके बच्चा, तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय √3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 80 की वैल्यू क्या रहेगी बच्चा, 4√3 अपॉन में ये 2 मल्टीप्लाई बाय 80 है, तो ये LHS से RHS में जाने पे डिवाइजर में आ जाएगा। अभी 4 से ये 2 कटा तो हमारे पास आया 80 इज इक्वल टू 2√3 सेंटीमीटर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें कहा है 4 cot थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 5 साइन थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 4 cos थीटा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझना बच्चा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है ना उससे हम cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे। लाइक 4 cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -5 0 के साथ जाके +5 हो जाएगा, और 0 + 5 5 होता है, और cot थीटा हमारा हो गया बच्चा 5/4। ओके, cot थीटा की वैल्यू 5/4 हो गई। अब cot थीटा बच्चा हम ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 5/4, यानी कि अब cos थीटा और sin थीटा का रेशियो हमारा क्या आया, 5:4। ओके, और जब भी रेशियो दिया होता है तो हम कुछ इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, लाइक cos थीटा इज इक्वल टू 5x एंड sin थीटा इज इक्वल टू 4x। कर सकते हैं ना? यस सर, कर सकते। अब नेक्स्ट हम cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू एक्सप्रेशन है उसमें पुट करेंगे। देखो बच्चा क्या होगा, 5 इंटू साइन थीटा की जगह 4x आ जाएगा, माइनस 4 इंटू कॉस थीटा कितना बचा, 5x, तो 4 इंटू 5x अपॉन में 5 साइन थीटा है तो 5 इंटू 4x, और प्लस 4 कॉस थीटा, तो 4 इंटू कॉस थीटा की जगह 5x। ओके, तो ये न्यूमरेटर में हो जाएगा 20x माइनस 20x, देखो 4 इंटू 5 20, और डिनोमिनेटर में 20x, 4 इंटू 5 अगेन 20x। अब प्लस 20x माइनस 20x कट गया तो हमारे पास न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा, और 20x प्लस 20x डिनोमिनेटर में 40x हो जाएगा, और 0 अपॉन एनी नंबर 0 ही होता है, तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 0। सो ऑप्शन सी इज अवर आंसर। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमें कहा इन द गिवन फिगर द एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इज। हमें एक सेगमेंट दी हुई है बच्चा, देखो ये शेडेड पार्ट जो है एक सेगमेंट है ACB। इस सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है। ध्यान से देखो बच्चा, ये जो फिगर है इसमें एक सेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, सेक्टर OACB। सेक्टर क्या होता है, 2 रेडियस और एक आर्क के बीच के एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चा सेक्टर है, और जो कोड और जो आर्क के बीच का एरिया है उसे हम सेगमेंट कहते हैं। जो ये ऑलरेडी शेडेड पार्ट था उसे हम सेगमेंट कंसीडर करते हैं। अब एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है बच्चा, ध्यान से समझना। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमें एरिया ऑफ सेक्टर OACB में से एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस करना होगा। देखो पूरे OACB में से अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर दें तो हमें ओनली सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, तो हम यही करने वाले हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इधर थीटा देखो कितना दिया बच्चा, 90 डिग्री, तो थीटा की जगह 90 लिख देंगे, अपॉन में 360, पाई ऐसे ही आएगा क्योंकि जो हमारे ऑप्शन है बच्चों पाई की फॉर्म में है, और रेडियस इसका कितना है, R है, तो आर स्क्वायर का हम R स्क्वायर ही रहने देंगे, 1/2। अब देखो बच्चों ट्रायंगल OAB है, उसका बेस, ये बेस वन ऑफ द साइड बेस हो जाएगी R, और वन ऑफ द साइड कंटेनिंग राइट एंगल उसको हाइट मान लेंगे। तो देखो ये रेडी R है, ये भी R है, तो यानी कि बेस और हाइट दोनों R ले लेंगे, 1/2 इंटू R इंटू R। देखो बच्चा अब ये कट होगा, ये कट हुआ, ये कट हुआ, यहाँ पर हमारे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4 आ गया माइनस 1/2 R स्क्वायर। अब बच्चा देखो जो हमें ऑप्शंस दी हैं उनमें सभी ऑप्शन में ब्रैकेट के बाहर R स्क्वायर अपॉन 4 है, तो हमें कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करना होगा कि हमारे पास R स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन आ जाए। तो उसके लिए क्या करो, जो ये है ना 4 और 2 का पहले एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम ले लो, 4 आ गया, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। अब ये देखो 4 के टेबल में 4 1 पे आता है, तो न्यूमरेटर को भी आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस, अब 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है, 2 पे, तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2R स्क्वायर।
ओके, अब ध्यान दो बच्चा, न्यूमरेटर में आर स्क्वायर कॉमन है, टेक आर स्क्वायर कॉमन, और डिनोमिनेटर से 4 यहाँ आर स्क्वायर के नीचे लिख दो। अब ब्रैकेट में क्या रह रहा है बच्चा, देखो ध्यान से, एक तो पाई, ये पाई आर स्क्वायर में से आर स्क्वायर बाहर आ गया तो पाई रह गया, फिर माइनस का साइन, और इधर से आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में -2 हो जाएगा। ओके, तो हमारा फाइनली आंसर होगा आर स्क्वायर अपॉन 4 इन ब्रैकेट पाई -2, और ये किस ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन ए से। तो आवर आंसर इज ऑप्शन ए। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें कहा है 2 क्यूब्स ईच विद 6 सेंटीमीटर एज आर ज्वाइन एंड टू एंड, द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि 2 क्यूब्स है 6 सेंटीमीटर जिनकी साइड है, ठीक है, और उन दोनों क्यूब्स को हमने ज्वाइन करा है एंड टू एंड और एक क्यूबॉइड बनाया, और हमें उस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी फिगर बनाएंगे और लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिटरमाइन करेंगे जो क्यूबॉइड बना है उसकी। देखो बच्चा, पहले तो फर्स्ट क्यूब बना रहे हैं, ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगी फर्स्ट क्यूब कुछ, और एज कितनी एज है उसकी, साइड क्या है बच्चा, 6 सेंटीमीटर, साइड ऑफ ईच क्यूब 6 है, तो क्योंकि क्यूब है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी, अलॉन्ग लेंथ भी 6 रहेगा, अलॉन्ग ब्रेथ भी, और अलॉन्ग हाइट भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब बच्चा हमने एक क्यूब, सिमिलर क्यूब, इसके एंड टू एंड ज्वाइन करा है, तो यानी कि एक क्यूब कुछ इस तरह से और आ जाएगा, इस तरह से बच्चा, तो इसको हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये क्यूब बन जाएगा। ये अभी रफली मैंने बनाया है, तो इसकी भी साइड क्या है बच्चा, 6 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो बच्चा, ये क्यूबॉइड बन गया, और जो ये क्यूबॉइड बना बच्चा, उसकी लेंथ ओनली इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू क्यूब से कंपेयर करने पे ओनली लेंथ में डिफरेंट आया है। अब ध्यान दो बच्चा, जो ये क्यूबॉइड बना उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या आई, देखो लेंथ 6 + 6 12 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन बच्चा ब्रेथ में कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि क्यूब जो है हमने इस तरफ ज्वाइन करा है, तो ब्रेथ में कोई चेंज नहीं आया और हाइट में भी कोई चेंज नहीं है। सो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड विल बी 6 + 6 12 सेंटीमीटर, एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड 6 सेंटीमीटर ही रहेगी बच्चा, क्योंकि इस कोई चेंज नहीं है, हाइट में भी कोई चेंज नहीं है, हाइट भी 6 सेंटीमीटर रहेगी। देखो बच्चे, और अब हमें इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो जब सरफेस एरिया बोला हो, उसमें लैटरल या टोटल मेंशन ना हो, तो बच्चा हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला जो होगा ना बच्चा, वो होगा 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट LB + BH + HL। अब लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितनी है बच्चा 12, ब्रेथ 6 है, अब ब्रेथ इंटू हाइट 6 × 6 प्लस हाइट इंटू लेंथ 6 × 12, अब 2 इंटू 12 6 था बच्चा 72 होगा, 6 × 6 36, और अगेन 6 × 12 72 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, अब इन तीनों को अगर ऐड करते हैं ना, 72 36 और 72 को, वी गेट 180, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 180 इज 360, सो टीएसए ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 360 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें कहा है कि अ स्फीयर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक स्फीयर कट किया गया है, किसमें से बच्चा, एक सॉलिड हेमिस्फीयर में से। ये हेमिस्फीयर हो गया, देखो बच्चे, ये हेमिस्फीयर हो गया, एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, इसमें से हमने एक स्फीयर कट किया है। अब इस हेमिस्फीयर का पहले रेडियस मार्क कर लेते हैं, रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस है, तो रेडियस ऐसे भी हो सकता है बच्चा, और सभी रेडियस स्फीयर या हेमिस्फीयर के इक्वल होते हैं, और यहाँ से भी रेडियस हो सकता है, ये भी 7 सेंटीमीटर रहेगा। अब इसमें से हमने एक मैक्सिमम वॉल्यूम का स्फीयर कट किया है। स्फीयर यानी कि स्फीयर राउंड होता है लाइक बॉल शेप, तो कैसे कट करेंगे मैक्सिमम वॉल्यूम का, ध्यान से समझना बच्चा, कुछ इस तरह से कट होगा, ये राउंड होगा, रफ स्केच में बना रहा हूँ बच्चा, तो इस तरह का एक स्फीयर कट हो जाएगा। अब ध्यान दो, जो ये पोर्शन है बच्चा, ये मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पोर्शन, ये स्फीयर का जो हमने कट आउट किया वो क्या हो गया, इसका डायमीटर, स्फीयर का डायमीटर है, लेकिन हेमिस्फीयर का क्या है, रेडियस था, तो हम कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ स्फीयर पता चल गया और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमें नोन है। अब रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा बच्चा, रेडियस ऑफ स्फीयर होगा हमारा डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा रेडियस हो जाएगा स्फीयर का। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल हेमिस्फीयर, यानी कि जो सॉलिड हेमिस्फीयर का रेशियो किसके साथ, जो हमने स्फीयर कट आउट किया उसके साथ। तो हम लिखेंगे रेशियो
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कट आउट। अब नेक्स्ट बच्चा ध्यान दो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। तो हम लिखेंगे 2/3 पाई, आर की जगह हम R1 ले लेंगे, R1 क्यूब। ये इसलिए क्योंकि रेडियस हेमिस्फीयर का और स्फीयर का डिफरेंट है, तो उनको अलग करने के लिए हम रेडियस R1 और R2 लेंगे। ओके, अब ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या रहेगा, 4/3 पाई R2 क्यूब। ओके, अब देखो बच्चा पाई और पाई कट हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रेडियस की वैल्यू डालेंगे। पहले तो 2/3 एज इट इज लिख दो। R1 किसका रेडियस है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, और वो कितना है बच्चा 7। तो 2/3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 4/3 मल्टीप्लाई R2 क्यूब है। अब रेडियस R2 किसका रेडियस है, स्फीयर का, यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, क्योंकि क्यूब था तो इसलिए हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझना बच्चा, जो न्यूमरेटर वाले नंबर है पहले उनको एज इट इज कॉपी कर दो, लाइक 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, देन मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है, फ्रैक्शंस है, उनका रेसिप्रोकल करना होगा। लाइक 4/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चा, 3/4, 7/2 का 2/7, अगेन 7/2 का 2/7, और अगेन 7/2 का 2/7। अब देखो बच्चा, ये 2 1 2, 2 2 4, उसके बाद ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, देन 7 और 7, देन दिस 7 और ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से देखो बच्चा, न्यूमरेटर में 2 2 बच रहे हैं, यानी कि 2 × 2 4, और डिनोमिनेटर में सारे नंबर कट हो गए, यानी कि 1 रह जाएगा, तो 4/1। तो हमारा रेशियो क्या हुआ, 4:1। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमें कहा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी। 2 पॉइंट्स है बच्चा, एक ए और एक बी, उनके बीच में जो डिस्टेंस है ना बच्चा, वो हमें दिया √10² + 7²। जो सो ए बी हमारा होगा √10² + 7²। आगे हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर -4,3, कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या है, -4 3, और आगे लिखा है गिवन दैट पॉइंट बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये गिवन है कि जो पॉइंट बी है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देन ऑल द पॉसिबल एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर, जो एक्स कोऑर्डिनेट होंगे बी पॉइंट के, जैसे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x, y, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हमने x, y लिए, उसमें x कोऑर्डिनेट कौन सा है, x, ठीक है। जो x की वैल्यू होगी ना बच्चा, वो हमसे पूछा क्या मल्टीपल ऑफ 2 होगी, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, क्या वो मल्टीपल ऑफ 2 होगी, या फिर वो b मल्टीपल ऑफ 3 होगी, या c मल्टीपल ऑफ 5 होगी, या d मल्टीपल ऑफ 6 होगी। ये हमें चेक करना है कि जो x की वैल्यू है वो मल्टीपल ऑफ 3, 2, 5 या 6 में से किसका मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हम ये करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चा। अब क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला है ए बी डिस्टेंस है, तो इधर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले बच्चा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट का साइन है इधर, तो हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो इधर हो जाएगा AB², ओके, इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ये वाला स्क्वायर रूट का साइन, तो इधर आ जाएगा 10² + 7²। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। वैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में बच्चा स्क्वायर रूट का साइन आता है, लेकिन जब हम इधर स्क्वायर ले लेते हैं ना, तो हम स्क्वायर रूट का साइन हटा देते हैं। तो जब इधर हमने स्क्वायर ले लिया तो हम स्क्वायर रूट का साइन में नहीं लिखेंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला होगा क्या बच्चा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10² + 7²। ओके बच्चा, तो ये आपको माइंड में रखना। अभी अब हम वैल्यूज डालते हैं बच्चा। अब देखो x2 की जगह x है, तो x2 की जगह हमने x लिख दिया, b के जो कोऑर्डिनेट है उसको देखो बच्चा, माइनस x1 कितना है, -4, तो इधर -4 आ जाएगा, और होल स्क्वायर। अब प्लस y2 हमारा y है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, माइनस y1 क्या बचा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10² + 7²। इसको अभी हम एज इट इज रहने देते हैं। अब देखो बच्चा, इधर हो जाएगा x + 4 होल स्क्वायर, और प्लस ये y - 3 होल स्क्वायर अभी एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू 10² + 7²। ओके बच्चा, अब ध्यान दो बच्चा, हमें ओनली x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी के बारे में बताना है, ठीक है। वो ये बताना है कि वो मल्टीपल ऑफ 3, 2, 5 या 6 में किसकी है, ओनली x कोऑर्डिनेट के। तो हम क्या करेंगे, इसको LHS को RHS से कंपेयर करें,
तो हम ये लिख सकते हैं x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, यस लिख सकते हैं बेटा। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, अगर हम यहां से स्क्वायर हटाएं तो इसको हम प्लस माइनस अंडर रूट 10 ले सकते हैं, 10 स्क्वायर, क्योंकि जब भी इधर का स्क्वायर होता है तो इसका इधर साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं और साथ में प्लस माइनस के साइन भी लेते हैं। ओके बच्चा, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 10 होगा, क्योंकि 10 इंटू 10 एक 10 का पेयर बन गया, तो इधर 10 आ जाएगा, प्लस माइनस 10। तो x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी बच्चा, इधर से x प्लस 4 इज इक्वल टू 10 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, अब x इज इक्वल टू प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 होगा, 10 माइनस 4 6, तो x की वैल्यू 6 हो गई, और एंड x इज इक्वल टू माइनस 10 और प्लस 4 इधर आके माइनस 4 हो जाएगा और माइनस 14 हो जाएगी। तो x की दो वैल्यू आ गई, लेकिन बच्चा हम ओनली x इज इक्वल टू 6 लेंगे, क्योंकि हमें बोला है जो पॉइंट है ना, इट्स लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, देखो क्वेश्चन में मेंशन है। तो x की हम ओनली पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं। ओके, तो इसलिए हम इधर x इज इक्वल टू 6 लेंगे। लेकिन क्या ओनली यही पॉसिबल वैल्यू होगी x की फर्स्ट क्वाड्रेंट में? नहीं बच्चा, इसकी एक वैल्यू और निकलेगी। अब बच्चा RHS में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, जैसे कि हमें क्या दिया था बच्चा, हमें दिया था 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो इसको हम 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ठीक है। तो इधर 7 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर कॉपी होता जाएगा। अब अगर हम कंपेयर करें x प्लस 4 होल स्क्वायर को 7 स्क्वायर से, तो एक पॉसिबल वैल्यू और आ जाएगी हमारे पास x की, तो x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर लिखेंगे। अगेन x प्लस 4 को ऐसे लिखते हुए इस RHS का स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस 7 स्क्वायर, सो x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर 7 होता है। और अब x की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7। अब x की वैल्यू होगी बच्चा 7 माइनस 4, x इज इक्वल टू 3, और x इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस 4 की प्लस 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 11। अगेन हम अभी x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्यों? क्योंकि जो x कोऑर्डिनेट होगा ना इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इवन y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, लेकिन हमसे ओनली x कोऑर्डिनेट की बात करिए। तो पॉसिबल x कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या है, 3 और 6। अब 3 और 6 किसके मल्टीपल है? दोनों की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनमें ऑल द पॉसिबल x कोऑर्डिनेट, तो दोनों 2 के मल्टीपल तो नहीं है। हाँ 6 2 का मल्टीपल है, लेकिन जो 3 है वो 2 का मल्टीपल नहीं है, सो ऑप्शन ए तो हम स्ट्राइक आउट कर देते हैं। दोनों मल्टीपल ऑफ 3 है, यस 6 भी मल्टीपल ऑफ 3 है और 3 तो 3 का मल्टीपल है, सो हमारा आंसर ऑप्शन बी रहेगा। और मल्टीपल ऑफ 5 दोनों में से कोई है नहीं, मल्टीपल ऑफ 6 ओनली x इजिकल टू 6 है, लेकिन 3 6 का मल्टीपल नहीं है, तो फाइनली हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, मल्टीपल ऑफ 3। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमें कहा है कि इफ a 1,2, b 4,3 एंड c 6,6 are three vertices of parallelogram ABCD, then the coordinate of fourth vertex D are। तो हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चा, ध्यान से समझना। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा पैरेललोग्राम। इसकी नेमिंग हमें क्या देनी है, ए बी सी डी। नेमिंग ध्यान देना बच्चा, ऑर्डर में होनी चाहिए, ए के बाद बी, देन बी के जैसे सी, सी के जैसे डी आना चाहिए। कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि वो ए बी यहाँ लिख देते, अपनी जगह पे लिखते हैं जैसे इधर लिखा है, लेकिन डी की जगह वो सी ले लेते हैं और सी की जगह डी ले लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। तो नेमिंग हमेशा ऑर्डर में ही करनी है, ए बी सी डी, जैसे मैंने करी है बच्चा। ओके, और इसमें हमें ए बी और सी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। ए के कोऑर्डिनेट दिए 1,2, बी के 4,3 और सी के 6,6, और डी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट को हम ए, बी मान लेते हैं। ओके, अब ध्यान दो बच्चा, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है पैरेललोग्राम की कि डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो मैं अगर ये दो डायगोनल बना लूं इसके ए सी और बी डी, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मान लो ए सी और बी डी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, तो किस पॉइंट पे हो रहे हैं, ओ पॉइंट पे। जो ओ है ना, ए सी और बी डी दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, यानी कि ओ बी और ओ डी इक्वल है और ओ ए और ओ सी इक्वल है। तो इस तरह से ओ जो है ना बच्चा, ए सी का भी मिड पॉइंट है और ओ बी डी का भी मिड पॉइंट है। तो पहले हम लिख देंगे एक प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और उससे हम क्या कहेंगे, ओ एज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओ को एज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी किसके इक्वल ले सकते हैं,
ओ एज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी, क्योंकि ओ दोनों का मिड पॉइंट है, ए सी का भी और बी डी का भी। तो इसमें क्योंकि मिड पॉइंट वर्ड यूज हो रहा है तो मिड पॉइंट फॉर्मुला लगाएंगे। पहले ओ एज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी लेंगे। मिड पॉइंट का फॉर्मुला क्या होता है बच्चा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ए सी के लिए पहले हम करते हैं ओ एज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। x1 क्या है देखो बच्चा 1 है, तो x1 की जगह 1 आ जाएगा, और x2 ए सी के लिए 6 है, देखो 6 है, अपॉन में 2। अब y1 अपॉन y2, ए सी के लिए y1 हमारा 2 है और ए सी के लिए y2 हमारा 6 है, तो 2 प्लस 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ओ एज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो बी डी के लिए x1 क्या होगा 4 होगा, ठीक है, तो 4 प्लस x2 क्या होगा a होगा, तो 4 प्लस a अपॉन में 2। ओके, और y1 प्लस y2 करें तो बच्चा y1 हमारा 3 है बी डी के लिए और y2 b है, तो 3 प्लस b अपॉन में 2। अब ये इक्वेशन बन गई। अब इसको LHS और RHS को अगर हम कंपेयर करें बच्चा, तो देखो हमें क्या मिलता है, 1 प्लस 6 तो 7 लिख दो डायरेक्ट, 7 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 प्लस a अपॉन 2। एक तो ये इक्वेशन बनती है, इज इक्वल टू 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 प्लस b अपॉन 2। अब ये 2 और ये 2 कट जाएगा, a की वैल्यू क्या होगी बच्चा, ये प्लस 4 7 के साथ जाके -4 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हमारा 3 आ जाएगा, a कोऑर्डिनेट 3 हो गया। अब b क्या होगा, देखो ये 2 और 2 कट जाएगा, और b की वैल्यू क्या होगी बच्चा, b इज इक्वल टू 8 माइनस 3 प्लस 3 8 के साथ जाके -3 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ d क्या होगा बच्चा 3,5, क्योंकि a कॉमा b था तो a की जगह 3 और b की जगह 5, तो d के कोऑर्डिनेट हमारे 3,5 हो गए। और ये कौन सी ऑप्शन से मैच करता है, ऑप्शन डी से, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि टू लीनियर इक्वेशंस इन वेरिएबल x एंड y आर गिवन बिलो। हमें टू लीनियर इक्वेशंस दी हैं और उनमें वेरिएबल्स क्या है x एंड y। फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन 2। और आगे क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। हमें 4 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दी है, देखो बच्चा ध्यान दो पॉइंटर पे, ये 4 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है दी है, और हमें बताना है इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट है। इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट मींस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है, कंप्लीट है या इनफ है, ठीक है, पूरी है अपने आप में, ये बताने के लिए टू डिटरमाइन इफ अ सोल्यूशन एग्जिस्ट और नॉट, कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ठीक है। तो इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन इनफ होगी, हमें ये बताना है। तो बच्चा सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके लिए जनरली 3 कंडीशन बताई गई है हमें, ठीक है। पहली कंडीशन है फॉर यूनिक सोल्यूशन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, और सेकंड कंडीशन होती है फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो इसमें तीनों रेशियो इक्वल रहते हैं। और थर्ड कंडीशन नो सोल्यूशन की होती है, ये आपको पता ही है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर बच्चा हमें जो 4 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन है, इनमें से जिन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम इस 3 गिवन कंडीशन जो हमें कंडीशन बताई गई है उनमें एक्सप्रेस कर पाए, तो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली सफिशिएंट होगी ये बताने के लिए कि इन 2 इक्वेशन के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो हम एक एक करके तीनों इक्वेशंस को देखेंगे, लेकिन उससे पहले बच्चा हम ये देखेंगे a1 अपॉन a2 क्या है, किसके इक्वल है, b1 अपॉन b2 किसके इक्वल है, और c1 अपॉन c2 किसके इक्वल है। उसके बाद हम एक एक इंफॉर्मेशन को इनमें एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे इन 3 कंडीशन में से किसी एक में। ओके, तो पहले हम a1 अपॉन a2 निकालते हैं। a1 अपॉन a2 ध्यान दो बच्चा क्या होगा, a1 और a2 सेम ही है बिल्कुल, तो a1 अपॉन a2 को हम a1 अपॉन a2 ही मानेंगे। सिमिलरली b1 अपॉन b2 y के कोफिशिएंट्स होते हैं, वो भी बिल्कुल सेम है, ध्यान दो b1 और b2 ही है। बट c1 अपॉन c2 क्या है, इक्वेशन 1 में c1 होता है तो वो c के इक्वल है, और इक्वेशन 2 में c2 होता है लेकिन वो भी c के ही इक्वल है, तो c1 अपॉन c2 हमारा c अपॉन c होगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके ईच इंफॉर्मेशन को देखते हैं बच्चा। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1, ये इंफॉर्मेशन दी है। अब इसमें ध्यान दो बच्चा a1 अपॉन b1, इधर ध्यान दो a1 अपॉन b1 जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है a1 डिवाइडेड बाय b1 है। तो अगर मैं इसको बच्चा LHS से RHS में ले जाऊं b1 को, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, और a2 इधर क्या है RHS में, न्यूमेटर में ऊपर है, न्यूमेटर या ऊपर हो तो हम उसको मल्टीप्लाई में मानते हैं, और a2 को हम LHS में ले जाएंगे फ्रॉम RHS
तो वो डिवाइजर में चला जाएगा, यानी कि A1 को A2 के नीचे ले लो और B1 को B2 के ऊपर ले लो, तो ये इस फॉर्म में आ गई। और अगर हम वापस इसको करें, इंटरचेंज भी हम कर सकते हैं कि A2 को इधर B1 की जगह लिख दो और B1 को A2 की जगह लिख दो। तो आप ये माइंड में रख लो कि हम ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं क्रॉस में, ठीक है। ऐसे में भी इंटरचेंज कर सकते थे, लेकिन हमें इसमें ही चेंज करना पड़ा क्योंकि हमें लाना क्या है, A1/A2 B1/B2 की फॉर्म लानी है। और 1 को हम C/C लिख सकते हैं बच्चा, यस सर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं 3/3 करूं सपोज तो 1 ही होता है, तो इसी तरह से C/C क्या होगा, 1 ही होगा, तो ये हम लिख सकते हैं। और C किसके इक्वल है, ध्यान दो C1 के, तो इधर मैं C की जगह C1 भी लिख सकता हूं, और दूसरे C के नीचे डिनोमिनेटर में जो C है उसकी जगह हम C2 ले सकते हैं। तो ये कंडीशन किस चीज की है, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो ये कंडीशन जो है ना बच्चा, डिटरमाइन करने के लिए इनफ है टू डिटरमाइन कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। और ये क्या डिटरमाइन कर रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो एक फर्स्ट वाली तो हमारी ऑप्शन रहेगी। अब सेकंड वाली देखते हैं बच्चा। अब सेकंड वाली इंफॉर्मेशन में हमें दिया A1/A2 इक्वल टू B1/B2। देखो ये इन दोनों में A1/A2 और B1/B2 इनफाइनाइट सोल्यूशन में भी है, इवन नो सोल्यूशन में भी है। लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, जैसे मैंने कहा ना कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट तब होती या तो हमें दिया होता इक्वल टू C1/C2, तब तो हम कहते थे कि इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या फिर नॉट इक्वल टू C1/C2 दिया होता तो हम ये कहते थे कि इक्वेशन के नो सोल्यूशन है। तो ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं सेकंड वाली इंफॉर्मेशन को। अब थर्ड वाली इंफॉर्मेशन को देखते हैं बच्चा। थर्ड वाली इंफॉर्मेशन में हमें क्या दिया है, A1/A2 इक्वल टू A1/B1 नॉट इक्वल टू 1। 1 की जगह चलो हम C/C कर ले और उसको C1 और C2 बना दे, जैसे कि मैंने इधर बनाया था। लेकिन बच्चा अगर हम ये वाले A1 को, जो RHS में A1 है, उसको इसके नीचे ले ले जो LHS में A1 है, तो क्या इस कंडीशन में आ पा रहा है A1/A2, बन पा रहा नहीं। इवन ये वाले A1 को भी हम, जो LHS में A1 है, उसको RHS के नीचे वाले A1 में ले ले तो भी नहीं बन पा रहा। तो ये इक्वेशन इनफ नहीं है ये डिटरमाइन करने के लिए कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो इक्वेशन थर्ड भी हम क्रॉस कर देंगे। अब इक्वेशन 4 देखते हैं। 4 तो बच्चा डायरेक्टली इससे मैच कर रही है, ध्यान दो, फर्स्ट वाली से, यूनिक सोल्यूशन वाले से। देखो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये तो हमें डायरेक्टली बता रही है कि इन दोनों इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो यानी कि इक्वेशन 1 और फोर्थ इंफॉर्मेशन 1 और इंफॉर्मेशन 4 इनफ है ये बताने के लिए कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो बच्चा, फर्स्ट और फोर्थ कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा है कि इफ द मोड ऑफ सम डाटा इज 7, हमें मोड दिया है किसी डाटा का 7 एंड देयर मीन इज आल्सो 7, और उसका मीन भी 7 है, और हमें पता लगाना है कि व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा, कि डाटा का मीडियन क्या रहेगा। इसको बच्चा हम एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ओके। और इसका आंसर बच्चा 1 सेकेंड में भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा, पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से आंसर निकालते हैं। अब देखो बच्चा, क्योंकि हमें मीडियन फाइंड करना है तो हम मीडियन को ले लेते हैं x, ओके। और मोड 7 दिया है और मीन भी हमें 7 दिया है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा इधर, ओके। ऑन सॉल्विंग 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14, 3x इज इक्वल टू 7 प्लस 14 21, x इज इक्वल टू 21 अपॉन 3, ये कट हो जाएगा तो x की वैल्यू 7। सो फाइनली मीडियन हमारा क्या आ गया बच्चा, 7 आ गया। लेकिन बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर हम देखते ही विदाउट यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हैं। जब भी बच्चा मीन मीडियन मोड में से हमें दो चीजें दी हो, ठीक है, दो चीजें दी हो और दोनों की वैल्यू सेम हो, ध्यान रखना दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, तो उस केस में जो थर्ड मेजर होगी ना, थर्ड मेजर होगी, उसकी वैल्यू भी सेम होगी। जैसे अब इस केस में मोड और मीन हमें 7 दिया है, तो हम मीडियन डायरेक्टली 7 मार्क कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लो मीन और मीडियन 7 दिया हो और मोड पूछा हो तो मोड 7, तो कोई भी दो चीज अगर हमें सेम दी हुई है तो थर्ड वैल्यू भी उसकी सेम रहेगी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी 7। लेकिन बच्चा अगर वैल्यू डिफरेंट है तो उस केस में तो हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज करना ही होगा। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमें कहा है इन एन एमसीक्यू टेस्ट अ स्टूडेंट गेसेस द करेक्ट आंसर x आउट ऑफ y। एक एमसीक्यू टेस्ट हुआ जिसमें स्टूडेंट ने x करेक्ट आंसर दिए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ y टाइम्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम y थे और करेक्ट आंसर उसमें से कितने हैं बच्चा, x है। और आगे लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेसेस द आंसर टू बी राउंड, स्टूडेंट ने जो आंसर राउंड दिए उसकी प्रोबेबिलिटी बच्चा हमें 2/3 दी है। और हमें क्या निकालना है, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन
एक्स एंड वाई, हमें रिलेशनशिप बिटवीन एक्स और वाई निकालनी है। जब भी रिलेशन निकालने हो ना दो वेरिएबल्स के बीच में, तो हमें एक इक्वेशन बनानी होगी। वो जो इक्वेशन बनेगी वही रिलेशन होगा उन दो वेरिएबल्स में, हमेशा के लिए याद रखो बच्चा। अब देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी करेक्ट आंसर की निकालनी है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब बच्चा फेवरेबल आउटकम कितने हैं, एक्स है, कि कितने बार उसने करेक्ट आंसर दिया, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टाइम्स वाई, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा वाई हो जाएगा, तो एक्स अपॉन वाई हो गया। ओके, ये किसकी प्रोबेबिलिटी होगी, करेक्ट आंसर की। अब रॉन्ग आंसर की प्रोबेबिलिटी हमें डायरेक्ट दी हुई है 2/3, तो हम ये लिख देंगे। और बच्चा आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। जैसे इसका दो इवेंट हो सकती है, करेक्ट आंसर और रॉन्ग आंसर, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी, करेक्ट आंसर की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी, क्योंकि इसमें दो इवेंट है तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो हमने यही लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर एक्स अपॉन वाई है, तो हमने इसकी जगह लिख देते हैं बच्चा एक्स अपॉन वाई, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉन्ग आंसर 2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट क्या होगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, क्योंकि द प्लस 2/3 है, ये LHS से RHS में जाने पे माइनस 2/3 हो जाएगा, टेकिंग द एलसीएम। अब x अपॉन वाई इज इक्वल टू एलसीएम 3 आ गया, 1 के टेबल में 3 पे आता है, तो 1 3 था 3, माइनस 3 के टेबल में 3 1 पे आता है, तो 2 × 1 2, सो x अपॉन वाई हमारा हो जाएगा बच्चा 1/3। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो देखो बच्चा, पहले हम y को 1 से कराएं तो 1y होगा, 1y को हम y लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x इंटू 3x, सो y इज इक्वल टू 3x इक्वेशन आ जाएगी। यानी कि y और x का रिलेशन किससे रिप्रेजेंट होगा, बाय इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x, और ये किससे मैच करता है, ऑप्शन ए से। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 एक असर्जन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें एक असर्जन दिया है, असर्जन मीन्स कुछ बताया गया है, और साथ में एक रीजन की स्टेटमेंट दी है जिसमें हमें ये बताया गया है कि जो असर्जन है उसका रीजन क्या है, वो क्यों है ऐसा असर्जन में, तो रीजन दिया हुआ है असर्जन का एक तरह से। ओके, तो सबसे पहले हम असर्जन पे फोकस करेंगे बच्चा। इसमें लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा प्लस 1/cosec थीटा इज 1। क्या ऐसा है, हम चेक करते हैं बच्चा। अब 1/sec थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा के इक्वल, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, सो 1/sec थीटा की जगह हम cos थीटा ले सकते हैं। सिमिलरली 1/cosec थीटा किसके इक्वल होता है, sin थीटा के, तो यहां पर हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा। ओके, अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, cos थीटा प्लस sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, अलग अलग मैक्सिमम वैल्यू नहीं लेनी बच्चा, हमें इनकी कंबाइंड मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी cos थीटा प्लस sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू। वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें पहले cos 0 प्लस sin 0 देखना होगा क्या होगा, देन हम cos 30 और प्लस sin 30 करेंगे, देन cos 45 और sin 45 करेंगे, तो इस तरह से हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा। अब देखो बच्चा, 0 डिग्री पे cos थीटा हमारा 1 है, तो 1 cos 0 1 होता है, और sin 0 0 होता है, तो 1 + 0 1। अब एक बार cos 30 प्लस sin 30 देखते हैं बच्चा। cos 30 है √3/2, देखो बच्चा √3/2 प्लस 1/2, अब 2 LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चा √3 + 1 इज इक्वल टू √3 की अप्रॉक्स वैल्यू 1.73 होती है, प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 2.73/2। और अगर इसको हम 2.73 को 2 से डिवाइड करते हैं ना, तो हमें अप्रॉक्स 1.36 मिलेगा। तो क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है, अभी हम नहीं कह सकते। अभी तो ये एक वैल्यू 1 आई है cos थीटा प्लस sin थीटा की, एक वैल्यू 1.36 आई है। अब हम cos 45 प्लस sin 45 फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखो cos 45 बच्चा 1/√2 होता है, ओके, और sin 45 भी 1/√2 होता है। अब अगर हम बच्चा √2 को कॉमन डिनोमिनेटर में ले लें, तो ये 1 + 1 न्यूमरेटर में हो जाएगा, तो 2/√2, और 2/√2 को रैशनलाइज करें, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में √2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पर देगा 2√2 अपॉन में √2 मल्टीप्लाई √2 2 होता है, तो ये 2 और 2 कट जाएगा, √2 हो जाएगा। और √2 किसके इक्वल होता है बच्चा, अप्रॉक्सीमेटली √2 जो होता है ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.41 के इक्वल होता है, तो 1.41 आ गई, यानी कि cos 45 प्लस sin 45। अब अगर हम आगे करते हैं ना cos 60 प्लस sin 60, तो क्या करेंगे 1/2 प्लस √3/2, लेकिन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चा,
√3/2 प्लस 1/2 को ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। तो वो बस फर्क क्या है कि ऑर्डर का है, जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है, तो ये हमें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से बच्चा 0 + 1 करो या 1 + 0 करो तो सेम आएगा, यानी कि cos 90 और sin 90 भी हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उसकी वैल्यू भी 1 होगी। तो इससे हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है बच्चा, एक तो 1, 1.36 और 1.41, और बाकी दो से भी 1.36 और 1 आएगी। तो लेकिन मैक्सिमम वैल्यू तो बच्चा हमारी 1.41 है। तो ये याद रखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा हमेशा √2 होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1.41 होनी चाहिए। लेकिन इधर तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/sec थीटा प्लस 1/cos sec थीटा इज 1, विच इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट एजर्शन वाली हमारी फॉल्स है। अब हम रीजन पे आते हैं। रीजन में लिखा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बोथ sin थीटा एंड cos थीटा इज 1, यानी कि अगर हम अलग अलग देखें sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू, क्या दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी? वो तो यस है बच्चा। देखो ये जो sin थीटा की जो वैल्यू दी है ना बच्चा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी हुई है, ऊपर से नीचे की तरफ, देखो पॉइंटर पे ध्यान देना, तो ये बढ़ती जा रही है, 0 देन 1/2, 1/√2 और ग्रेटर है, √3/√2 1/√2 से ग्रेटर, और फाइनली 1 सबसे बड़ा है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा तो 1 है, और इसी तरह से बच्चा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा भी 1 है। तो अभी रीजन हमारा ट्रू है, लेकिन एजर्शन क्या है बच्चा, फॉल्स। तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, एजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। Please like and share the video and subscribe the channel. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 एक एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें हमें एक एजर्शन दिया है, एजर्शन मींस कोई बात बताई गई है और साथ में उसका रीजन दिया गया है उस बात का। तो पहले हम एजर्शन रीड करते हैं और देखते हैं कि एजर्शन ट्रू है या फॉल्स है। इसमें लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एक्स इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। टोटल नंबर ऑफ एक्स 400 है, क्योंकि एक लॉट कितने एक्स का बच्चा, 400 का। उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एक्स की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चा, 0.035। और हमें ये देखना है, वेरीफाई करना है कि नंबर ऑफ गुड एग इन लॉट इज 386 है या नहीं है। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? पहले तो हम बच्चा प्रोबेबिलिटी निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स 386 लेने हैं जो हमें वेरीफाई करना है, तो 386 अपॉन में 400। ओके बच्चा, अब इसकी लोएस्ट टर्म करके देखो, तो ये आएगा 193 अपॉन 200। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला 193 अपॉन 200 होता है। अब इसको हम एक दूसरी वे में निकाल के देखेंगे। वो वे क्या है, ध्यान से समझना बच्चा। सम ऑफ ऑल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, यानी कि सिंपल मैं बोलूं तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट, जितने भी इवेंट्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है। लाइक PE1 प्लस PE2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अगर मान लो एक और इवेंट है, इवेंट 3 है, तो तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड करेंगे तो भी सम क्या होगा, 1 होगा। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इज 1। तो अब इसमें तो दो इवेंट है, एक तो बैड एक्स की और एक गुड एक्स की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स क्या है, 1 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड एक्स हमें दी है 0.035 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स हम निकाल सकते हैं। तो अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स को ऐसे लिख दो, इज इक्वल टू 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स क्या होगी बच्चा, 1 माइनस 0.035। देखो 1 माइनस 0.035, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एक्स ये हो जाएगा बच्चा हमारा, माइनस करते हैं 1 में से 0.035, तो हमारे पास आता है 0.965। ओके, 0.965। लेकिन इधर जो है ना बच्चा, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया, तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 965 अपॉन 1000 करके, और लोएस्ट टर्म कर लो इसकी। अब इसकी लोएस्ट टर्म करते हैं तो बच्चा हमें मिलता है 5 से डिवाइड करें तो 193, और 1000 को 5 से करते हैं तो 200, तो 193 अपॉन 200। तो दोनों से ही, चाहे फॉर्मूले से करो चाहे इस फॉर्मूला से करो, तो आंसर किस सेम आ रहा है दोनों केसेस में। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ एक्स है ना 386 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजर्शन इज ट्रू, एजर्शन ट्रू है। अब रीजन पे आते हैं। रीजन में लिखा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज P, यानी कि PE, यानी कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना P है, और हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जैसे बैड और गुड, बैड के कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, तो अब इसकी जो मान लो इसकी हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को P डैश कह देते हैं, तो P डैश हमें एक तरह से निकालना है, इज इक्वल टू 1। अब जैसे कि हमें P डैश निकालना है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस P। देखो बच्चा, तो ये 1 माइनस P ही आ रहा है, यानी कि रीजन भी हमारा ट्रू है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जो हमने एजर्शन को सॉल्व करके देखा है ना बच्चा, वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व किया है। देखो सेम फॉर्मूला यूज किया ना, PE1 प्लस PE2 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब एजर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। Please like and share the video and subscribe the channel.